Hello student, my name is Anutin and today we are going to start the new chapter of class 11 and that chapter is motion in a plane or motion in a two dimension. तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और मोशन इन वन डायमेंशन चैप्टर नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार जाके वो प्रीवियस चैप्टर मोशन इन ए वन डायमेंशन या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ज़रूर देखें। और अभी तक जो बच्चे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो अपना चैप्टर है मोशन इन ए प्लेन या फिर कह देते हैं अपन मोशन इन टू डायमेंशन क्या है। तो लास्ट 3 डेज से मैं इस चैप्टर की स्टार्टिंग में लगा हुआ हूँ, लेकिन कोई चांस ही नहीं बन रहा है ऐसा कि मैं लेक्चर को स्टार्ट कर पाऊँ। जब भी स्टार्ट करने लगता हूँ तो कोई ना कोई प्रॉब्लम डिफ़िकल्टीज़ मेरे सामने आ रही हैं। तो आज बड़ी मुश्किल से चैप्टर स्टार्ट होने लगा है, तो स्टार्ट करते हैं, नहीं तो फिर कोई ना कोई और प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए यहाँ पे। तो मोशन इन ए प्लेन क्या चीज़ है। तो सबसे पहले तो देखो बेटे, मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी बताया था 3 टाइप्स का मोशन होता है, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन और मोशन इन 3 डायमेंशन। मोशन इन 1 डायमेंशन, देखो वर्ड डायमेंशन का मतलब आप लेते हो लेंथ, ब्रेथ और हाइट से। जब एक ही तरफ ऑब्जेक्ट मूव करे, आइदर एक्स एक्सिस और वाई और जेड एक्सिस, एक ही डायरेक्शन की तरफ मूव करता है तो उसको आप बोलते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन। जब वो आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोरस्पॉन्ड, जैसे वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग और सेम टाइम पे वो वाई एक्सिस के लॉन्ग भी अगर वो मूव कर रहा है तो आप क्या बोलोगे, मोशन इन 2 डायमेंशन। ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो 2 डायमेंशनल मोशन है। और अगर वो ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों के कोरस्पॉन्ड अगर वो मूव करता है तब आप बोलोगे मोशन इन 3 डायमेंशन है। ठीक है, मोशन इन 1 डायमेंशन आप ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर के अंदर सारा अच्छे से करके आए हैं। आज आप करने वाले मोशन इन 2 डायमेंशन के बारे में, मतलब जब ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी और वाई एक्सिस के लॉन्ग भी अपनी पोजीशन को कंटिन्यूसली चेंज करे। जैसे मैं एक जनरल एग्जांपल लेता हूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन का। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में या फिर आप किसी भी स्टोन को, जेवलिन थ्रो को, आर्चरी प्लेयर जो होता है एरो को थ्रो करता है तो उसका जो मोशन होता है वो 2 डायमेंशनल मोशन होता है बेटे। जैसे ये मेरे पास मार्कर है तो जब मैं इसको ऐसे थ्रो करूँगा तो ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे पहले ऊपर जाएगा फिर ऐसे गिरता जाएगा, है ना, ऐसे जाएगा। उसका जो मोशन रहेगा इस टाइप का मोशन होगा, ऊपर जाएगा फिर ऐसे नीचे गिरा। ऐसे तो नहीं जाएगा ना कि पहले ऊपर जाएगा इस वे के अंदर और फिर सडन गिर जाएगा, ऐसे तो नहीं होता है। कैसे जाता है, उसका इस टाइप का मोशन होता है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो कि हर पॉइंट पे उसकी जो एक्स के कोरस्पॉन्ड भी कुछ वैल्यू आ रही है और उसी पॉइंट पे उसके वाई की वैल्यू भी आ रही है। ठीक है, ऐसे ही आप देखें इस पॉइंट पे अगर चेक करें तो एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, है ना, इस पॉइंट पे चेक करें तो एक्स की वैल्यू भी आ रही है और कुछ वाई की वैल्यू भी। हर पॉइंट के ऊपर आपको एक्स की वैल्यू भी दे और उसके कोरस्पॉन्ड आपको वाई की वैल्यू भी दे। तो इस टाइप का जो मोशन होता है उसको आप बोलते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन, या फिर आप बोल देते हैं मोशन इन ए प्लेन। जैसे ये मेरे पास एक प्लेन है, इस प्लेन के अंदर 2 ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, जैसे ये इस वे के अंदर। ठीक है, ये मेरे पास क्या बन गया, एक प्लेन बन गया, समझ रहे हो। इस प्लेन के अंदर अगर कोई चीज़ मूव कर रही है, जैसे ये प्लेन है मेरे पास, इस प्लेन 2 डायमेंशनल शेप है, इसके अंदर अगर कोई चीज़ मूव करेगी तो वो क्या रहेगी, 2 डायमेंशनल मोशन होगा उसका। जैसे अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, रिवॉल्विंग जो सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है, वो कौन सा मोशन होता है, 2 डायमेंशनल मोशन होता है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। कौन कौन से मोशन अगर मैं बात करूँ तो प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल, इसको बहुत अच्छे से डिटेल के अंदर आगे करने वाले हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, ठीक है। सेकंड सर्कुलर मोशन है। तो ये कौन से मोशन होते हैं बेटे, ये 2 डायमेंशनल मोशन होते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, अच्छा, अब इन 2 डायमेंशन मोशन के अंदर अपने को एक चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहती है, वो रहती है यहाँ पर उसकी डायरेक्शन। ठीक है, कि जितनी भी क्वांटिटीज़ होती हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसकी डायरेक्शन, एक अपने को स्पेसिफिक डायरेक्शन के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। और डायरेक्शन के बारे में अपने को बताती हैं वेक्टर्स क्वांटिटीज़। ठीक है, तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस अपने को ध्यान में सीखना है यहाँ पर। वो डिफरेंस क्या, स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बीच में।
स्केलर क्वांटिटीज, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी और स्टार्टिंग में चैप्टर जब अपन ने किया था यूनिट एंड मेजरमेंट, तो उसके अंदर भी मैंने इन क्वांटिटीज़ का जिक्र किया था कि स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं। तो ये एक कॉमन डिफरेंस आपने यहाँ पर करना है और उस चीज़ों को सीखना है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? तो स्केलर क्वांटिटीज़ उन क्वांटिटीज़ को बोला जाता है विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड दैट क्वांटिटीज इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। जो आप क्या बोलते हो, जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होती। ऐसी क्वांटिटी जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, ठीक है। जैसे अब मैं बोलता हूँ डिस्टेंस हो गया, मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सारी चीज़ें क्या चीज़ है बेटे? स्केलर क्वांटिटीज़ हैं जिनके पास क्या होता है। जैसे आप एग्जांपल है इसका, डिस्टेंस हो गया, मास हो गया, टेम्परेचर, ये सारी क्या होती हैं बेटे? स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है, जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड का मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू 5, 10, 15। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने कल एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा था कि आपका घर कितनी दूर है स्कूल से, तो उसने जवाब दिया सर 2 और 3 किलोमीटर। अभी शायद वो लेक्चर देख रहे हैं तो वो समझ गया होगा कि कौन है। तो 2 और 3 किलोमीटर क्या होता है? 2 और 3 किलोमीटर होता है बेटे एक न्यूमेरिकल वैल्यू। एक न्यूमेरिकल वैल्यू मीन एक स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है, जिनके अंदर आप मुझे मैग्नीट्यूड बता रहे हो। आपने मुझे ये नहीं बताया कि 2 और 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ या 2 और 3 किलोमीटर वेस्ट की तरफ, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं बताई। आपने मुझे सिर्फ क्या बताया? एक डिस्टेंस बताया, एक न्यूमेरिकल वैल्यू बताई, एक मैग्नीट्यूड बताया, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, दोज क्वांटिटीज आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज, तो वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं विच हैव मैग्नीट्यूड, जिनके पास क्या हो? मैग्नीट्यूड भी हो प्लस डायरेक्शन भी हो। मेरी एक इस डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान से सुनना, जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो एज वेल एज डायरेक्शन भी हो, दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोज क्वांटिटीज आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। डेफिनेशन के ऊपर ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, उनको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, ठीक है, इसके बाद एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, ये सारे किसके हैं बेटे? फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, ठीक है, ये सारी क्या चीज़ें? वेक्टर क्वांटिटीज। इनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। मेरे एक एक पॉइंट को नोट करते जाना, समझते जाना, ठीक है। थर्ड थिंग इसके अंदर अब आप बोल सकते हैं कि जब आप स्केलर क्वांटिटी के अंदर चेंज कब ला सकते हो आप? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी के पास ओनली एक ही चीज़ है, मैग्नीट्यूड। जब आप मैग्नीट्यूड में चेंज लाओगे तो अपने आप स्केलर क्वांटिटी में चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हो इट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड, ठीक है। और इनको कैसे चेंज ला सकते हो इनके अंदर? तो या तो आप मैग्नीट्यूड में चेंज लाओ, तब भी वेक्टर क्वांटिटीज क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। डायरेक्शन में चेंज लाओ, तब भी वेक्टर क्वांटिटीज क्या चेंज हो जाएंगी। और अगर इन दोनों के अंदर भी चेंज लाओ आप, तब भी वेक्टर क्वांटिटीज क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज को चेंज कैसे कर सकते हैं? बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड और बाय चेंजिंग द डायरेक्शन और बोथ, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिए। वेक्टर क्वांटिटीज can be changed by changing the magnitude, by change the direction और both, ठीक है। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे है, ऊपर से राइट कर लिए तो बेटे मैं रेज कर रहा हूँ एक बार, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, स्केलर क्वांटिटीज को आप ऐड कर सकते हो। स्केलर क्वांटिटीज दे आर एडेड बाय
एडिड बाय लॉ ऑफ अलजेब्रा, लॉ ऑफ अलजेब्रा। जैसे 3 kg एप्पल है आपके पास, ठीक है, आप 2 kg एप्पल और ले आए, तो आपके पास टोटल कितने kg एप्पल हो गया? तो आप बोलोगे सर 2 + 3 5 kg एप्पल हो गया। तो आपने ये कैसे ऐड किया? सिंपल मेथड जो आप प्लस माइनस करते आ रहे हो अलजेब्रा का यूज़ करके, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ को आप ऐसे ऐड नहीं कर सकते, वेक्टर क्वांटिटीज़ को आप ऐसे ऐड नहीं कर सकते। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज आर ऑलवेज एडिड बाय या ऑलवेज ओबे, चलो कोई बात नहीं एडिड लिख देते हैं, एडिड बाय लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इसके बिना ये डेफिनेशन गलत है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, मेरा एक पॉइंट ध्यान रखना, मैं डेफिनेशन क्या बोला हूँ। मैंने डेफिनेशन बोली थी जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है वो वेक्टर क्वांटिटीज होती है, गलत बोला था, ठीक है। मैंने आपको बोला ध्यान देना मेरी डेफिनेशन के ऊपर। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन एज वेल एज दे ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कंप्लीट डेफिनेशन ये बनती है, समझ में आया? क्योंकि आज तक आपने मैंने वो डेफिनेशन पहले क्यों बोली, क्योंकि आज तक आपने डेफिनेशन ही यही याद की है वेक्टर्स की, अगर की है तो पहले भी, कि वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। उन क्वांटिटीज को आप क्या बोलते हो? वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हो। लेकिन ये एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर डेफिनेशन फिर क्या है? तो प्रॉपर डेफिनेशन है वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड दे ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर वो क्वांटिटीज लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करती हैं तभी वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अकेली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से कभी कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं बन जाती, ठीक है, जब तक कि वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करती, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है अपने पास, यहाँ पर राइट कर लीजिए। अगर आप डेफिनेशन इसकी राइट करना चाहते हो वेक्टर्स की, तो मैं यहाँ पर प्रॉपर इसकी डेफिनेशन राइट करता हूँ, ठीक है। ये नीचे से आपने राइट कर लिया, इरेज कर दूँ, ठीक है। तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या रहेगी अब वेक्टर की? तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या रहेगी वेक्टर की? वेक्टर्स, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which have magnitude, direction and they obey the laws of vector एडिशन। आगे वेक्टर एडिशन क्या होता है? लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है? ये आगे आप 3 लॉज करने वाले हैं वेक्टर एडिशन की, ठीक है। आगे करेंगे, मैं करवाऊंगा आपको डिटेल के अंदर 1 बाय 1। ये 3 लॉज कौन से? 3 लॉज होते हैं ये वेक्टर एडिशन के, ठीक है। फर्स्ट होता है ट्राइंगल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। सेकंड होता है पैरेललोग्राम लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। थर्ड होता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड
ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये 3 वेक्टर एडिशन है जो आगे आप करने वाले हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। फिलहाल अभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा ना कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, तो ये 3 लॉज होते हैं, इनके अकॉर्डिंग आप वेक्टर्स को क्या करते हो, ऐड करते हो, ठीक है। और जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनको जनरल आप लॉ ऑफ अलजेब्रा की हेल्प से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैं बता रहा था डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना ही जरूरी नहीं है वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर। जैसे अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक करंट जो है इसके पास जैसे आप बोले कि एक सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, मान लो ये एक सर्किट है और उसके अंदर ये आई करंट फ्लो कर रहा है, मान लो 5 एम्पियर है, आई की वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अब 5 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, समझ गए। और मैं कह रहा हूँ कि इस तरफ वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा, इसके पास तो डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो तो वो क्या बन जाती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज बन जाती हैं अकॉर्डिंग टू यू, है ना, कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो तो क्वांटिटीज बन जाती है वेक्टर। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, सारी कहानी आके कहाँ अटक जाती है, वेक्टर एडिशंस के ऊपर, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन के ऊपर, ठीक है। देखो कैसे, सपोज एक सर्किट ये है, ये एक जंक्शन दिया आपको, इस जंक्शन पे करंट इस तरह से आ रहा है, मान लो 5 एम्पियर आ रहा है, और इस तरफ से आ रहा है करंट आ रहा है 3 एम्पियर आ रहा है। तो इस तरफ कितना करंट जाएगा, इस तरफ से 5 एम्पियर करंट आया, इस तरफ से 3 एम्पियर आया, ये एक वायर आ रही है और ये दोनों पॉइंट ज्वाइंट हो जाती हैं वायर्स, और इस तरफ कितना करंट जाएगा, हाँ जी बताइए कितना करंट जाएगा, 8 एम्पियर। तो आपने कैसे ऐड किया इसको, आपने ऐड किया 5 एम्पियर और 3 एम्पियर, ऐड हो गया 8 एम्पियर। और 8 एम्पियर क्या चीज़ है, लॉज ऑफ अलजेब्रा। डायरेक्ट आप तो ऐड कर रहे हो, तो डायरेक्ट ऐड कर रहे हो तो मीन आप लॉ ऑफ अलजेब्रा को ओबे कर रहे हो। लॉ ऑफ अलजेब्रा को जो ओबे करती हैं वो कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज। वो कौन सी होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। आई बात समझ में। अगर ये वेक्टर होती तो आप इसको ऐसे ऐड नहीं कर सकते थे। तो इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ध्यान में रखना, स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि वो लॉ ऑफ अलजेब्रा को ओबे करती है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट ओबे द लॉज ऑफ अलजेब्रा, ठीक है। इट डू नॉट ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकंड, ऐसे ही एक और क्वांटिटीज होती है, प्रेशर। प्रेशर इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि प्रेशर बना है फोर्स पर यूनिट एरिया से। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उनसे मिलके बनने वाली क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मैं इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं बोलता हूँ कि मैं प्रेशर जितना अप्लाई कर रहा हूँ उसका मैग्नीट्यूड भी मुझे पता है, कितने पास्कल मैं यहाँ पर प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, और किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूँ वो भी मुझे पता है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो ये वेक्टर होनी चाहिए। लेकिन नहीं, प्रेशर क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि ये लॉ ऑफ अलजेब्रा को ओबे करता है, ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करूं फोर्स की, तो फोर्स मैंने क्या बोला, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर फोर्स लग रही है, इस तरफ 3 न्यूटन फोर्स लग रही है और इस तरफ लग रही है इसके ऊपर 5 न्यूटन फोर्स। तो मैं बोलूँगा कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स बताओ कितनी लगी, नेट फोर्स कितनी लगी। तो आप ये नहीं कह सकते कि इसके ऊपर नेट फोर्स 8 लगी, तो आप यहाँ पे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ करोगे, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या फिर आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की हेल्प से कि ये 3 न्यूटन फोर्स इस तरफ लग रही है, 5 न्यूटन फोर्स इस तरफ लग रही है, तो नेट फोर्स कितनी आ गई, ये कितनी आ जाएगी, आप निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, शायद 4 आए, है ना, 4। तो ये निकलेगी बेटे यहाँ पर नेट फोर्स, जो ये रिजल्टेंट निकलेगा उसका, ठीक है। तो आप 8 न्यूटन फोर्स नहीं बोल सकते यहाँ पे। तो ये डिफरेंस होता है वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज के अंदर। एक और भी क्वांटिटीज होती है, ठीक है, कई बार आपने सुना होगा, एक थर्ड क्वांटिटी होती है टेंसर क्वांटिटी। कौन सी, टेंसर क्वांटिटी।
मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहता था लेकिन रहा नहीं गया मुझसे, मैं चलो बता देता हूँ तुम्हें। टेंसर क्वांटिटी ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ना ही आपके +2 लेवल तक है ये, ना ही आगे BSc लेवल। ये जब आप हायर लेवल की फिज़िक्स पढ़ते हो तो उसके अंदर ये टेंसर क्वांटिटी होती है। अगर टेंसर क्वांटिटी होती क्या चीज़ है, एक जनरलाइज्ड फॉर्म है, जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज नोन एज टेंसर क्वांटिटीज। ठीक है बेटे। और टेंसर क्वांटिटीज जब आपसे पूछा जाए कि ऑप्शन हो कि करंट इज अ स्केलर, वेक्टर और टेंसर क्वांटिटी, तो आपका आंसर होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। लेकिन जब आपके पास ऑप्शन के अंदर टेंसर क्वांटिटी नहीं है और ये पूछा गया कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर और वेक्टर, टेंसर का जिक्र ही नहीं है, तब आप बोलोगे इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और अगर ऑप्शन में टेंसर लिखा हुआ है तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस जो रहेगी वो टेंसर की रहेगी। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक प्रेशर इज ऑल्सो अ टेंसर क्वांटिटी। लेकिन जब टेंसर क्वांटिटी का ऑप्शन नहीं है तब आप प्रेशर और इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोलोगे, स्केलर क्वांटिटी। समझ गए इस बात को? क्यों? क्योंकि वो लॉ ऑफ अलजेब्रा को ओबे करते हैं। तो यहाँ तक अगर समझ में आ गई तो राइट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है। और कई बातें जो ये मैं बातें ओरली बता रहा हूँ, ठीक है, इनको भी आप अपनी नोटबुक के अंदर राइट कीजिए, साथ साथ अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कीजिए। ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक से कुछ नहीं जाता है, सिर्फ हमें ज़रूर मोटिवेशन मिलती है। जब भी अपनी वीडियो पे देखते हैं इतने लाइक है तो एक अंदर से एक मोटिवेशन आती है हमें कि देख भी रहे हैं बच्चे, व्यूज़ भी हो रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, तो मैं और अच्छा पढ़ाऊँ आपको, है ना। क्योंकि अब आपको पढ़ाने का यूट्यूब ही एक प्लेटफॉर्म रह गया अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि इस लॉकडाउन के अंदर अगर मैं लाइव क्लासेस की बात करूं तो इतनी शायद वो सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है। तो आइए वापस, अब आप स्टार्टिंग करते हैं कुछ पॉइंट से। ठीक है। पॉइंट से रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर के बारे में आप सारा चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इसके अंदर डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर, कंप्लीट वेक्टर के ऊपर ही सारी कहानी चलने वाली है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है। रिप्रेजेंटेशन कैसे वेक्टर करते हैं, एक एरो साइन के साथ, एक एरो के साथ एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। इस एरो का यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है इसको बोला जाता है मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। और ये जो हेड है इसका, ये हेड बताता है डायरेक्शन को। क्या? डायरेक्शन को। ये एक रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर की। जैसे अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटीज होगी, जैसे फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर इसकी इस तरह से नोटेशन होती है, ये एफ वेक्टर, इसको क्या बोला जाएगा? एफ वेक्टर। मोमेंटम इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, तो कैसे? पी वेक्टर। कैसे बोलेंगे? पी वेक्टर। और ये ऊपर एरो लगा हुआ क्या शो कर रहा है कि पी जो मोमेंटम है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। एक्सेलरेशन ए वेक्टर, वेलोसिटी वी वेक्टर। समझ में आई ये बात? तो जिनके ऊपर भी वेक्टर लगा हो तो इट मीन्स वो क्या, एक वेक्टर क्वांटिटीज है। तो ये तो थी इसकी रिप्रेजेंटेशन कि एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। कई बार ये बुक के अंदर ऐसे भी लिखा होता है, मान लो एफ वेक्टर ना लिख के बोल्ड लेटर के अंदर, बोल्ड समझ रहे हो, बोल्ड लेटर के अंदर, ठीक है, बोल्ड लेटर के अंदर भी वो एक वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर सकता है बुक के अंदर। ठीक है। या तो बोल्ड लेटर के अंदर रिप्रेजेंट कर दें या फिर एफ वेक्टर की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दें। ठीक है। तो ये नोटेशन रहती है बेटे, एक रिप्रेजेंटेशन रहती है एक वेक्टर की। ठीक है। अच्छा, आज आप बात करने वाले हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर भी, कि इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको वेक्टर से रिलेटेड हमेशा ध्यान में रखने हैं। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड मतलब ये इस वे के अंदर इतना वेक्टर आपको दिया हुआ है। ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब जैसे आप बोलते हैं 5 सेंटीमीटर आपको कोई वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है। या आप बोलते हैं 5 न्यूटन फोर्स का कोई वेक्टर है, 5 न्यूटन फोर्स का कोई वेक्टर है, तो 5 न्यूटन फोर्स मतलब कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सपोज ये 5 न्यूटन फोर्स का वेक्टर है। ठीक है। तो आप इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकते वेक्टर्स का।
ठीक है। सेकंड थिंग, आप ना ही इनकी डायरेक्शन भी नहीं चेंज कर सकते। अगर आपको वेक्टर की ये डायरेक्शन दी हुई है तो आप वेक्टर की यही डायरेक्शन लगाओगे। आप अपनी मर्जी से 5 न्यूटन का वेक्टर इस तरफ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इस तरह से ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको वेक्टर ऐसे ही उतने ही मैग्नीट्यूड के साथ उस ही डायरेक्शन के अंदर आप हमेशा वेक्टर को ड्रॉ करना पड़ेगा, आपको रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, ठीक है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर cannot be changed, सेकेंड पॉइंट, हाँ जी, एक काम आप कर सकते हो, वो क्या कर सकते हो, मान लो ये आपको वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। इस वेक्टर को इसी वेक्टर के पैरेलल आप शिफ्ट कर सकते हो। इसको आप इस तरफ ले जा सकते हो, इसको आप इसके पैरेलल इस तरफ ले जा सकते हो, मूव करवा सकते हो आप वेक्टर को। बट कैसे मूव करवा सकते हो, उसके पैरेलल ही, उसके पैरेलल। अभी आपने शायद ध्यान दिया हो कि मैंने इस तरफ जब फोर्स के बारे में बात कर रहा था कि एक पॉइंट है उसके ऊपर इस तरफ फोर्स लग रही है 3 न्यूटन और इस तरफ फोर्स लग रही है 5 न्यूटन। तो मैंने क्या किया था, देखो आपने अगर थोड़ा सा वीडियो को ना बैक करके देखना, मैंने क्या किया था, मैंने इसके पैरेलल एक यहाँ पर वेक्टर ड्रॉ किया था ऐसे 5 न्यूटन, और फिर मैंने इसको ऐसे मिलाया था, याद है। अभी मैं करके आया था पीछे, नहीं तो वीडियो को थोड़ा बैक करके देख लीजिए। मैंने क्या बोला था, इस तरफ 3 न्यूटन, तो मैंने इस वेक्टर के पैरेलल इस वेक्टर को इधर शिफ्ट कर दिया। ये वेक्टर यहाँ था लेकिन मैंने इस वेक्टर को यहाँ शिफ्ट कर दिया इसी के पैरेलल में। तो आप वेक्टर्स को पैरेलल के अंदर शिफ्ट कर सकते हो, ये आपको अथॉरिटी दी, ठीक है। क्या कर सकते हो, वेक्टर, हाँ जी, कैन बी shifted parallel to itself, शिफ्ट कर सकते हो आप वेक्टर्स को। थर्ड, दो वेक्टर्स के बीच में हमेशा स्मॉलर एंगल लेते हैं। किस कंडीशन के अंदर, जब वो वेक्टर टेल टू टेल क्या हो, ज्वाइन हो। जैसे अब मैं बोल रहा हूँ कि वेक्टर का जो ये पोर्शन होता है ना, इसको बोलते हैं टेल और ये हो गया हेड, समझ गए। अगर दो वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइन है, मतलब एक वेक्टर ऐसे है और दूसरा वेक्टर ऐसे है, जैसे अभी आप बात कर रहे थे, सपोज ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अगर ये इनका टेल टू टेल अगर ये ज्वाइन है, ठीक है, तो हमेशा स्मॉलर एंगल को आपने कंसिडर करना है। स्मॉलर एंगल को मीन क्या हुआ कि ये देखो इन वेक्टर्स के बीच में एक तो ये एंगल बन रहा है, समझ गए, इन वेक्टर के बीच में एक ये एंगल भी बन रहा है। तो आपने हमेशा स्मॉलर एंगल को कंसिडर करना है। हमेशा मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो आपने हमेशा एंगल 1 को कंसिडर करना है। किस कंडीशन के अंदर करना है, व्हेन बोथ वेक्टर्स आर ज्वाइंड विद टेल टू टेल। अगर वो टेल टू टेल ज्वाइन है, उस कंडीशन के अंदर आपने हमेशा स्मॉलर एंगल को कंसिडर करना है, ठीक है। देखो कैसे, क्या लिखोगे, ऑलवेज स्मॉलर एंगल, हाँ जी, कंसिडर्ड बिटवीन two vector when they join with tail to tail, when they join with tail to tail, समझ गए। जैसे एक वेक्टर ये है, ठीक है, और एक वेक्टर ये है, ठीक है, तो इनके बीच में दो एंगल बने, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। सपोज ये एंगल है 110 का, ठीक है, तो एक ये एंगल है। तो आप बोलोगे ए और बी के बीच में एंगल कितना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, आप बोलोगे 110। जो स्मॉलर एंगल रहेगा वो आपने हमेशा कंसिडर करना है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल है यहाँ पर कि इस वे के अंदर
दो वेक्टर ज्वाइन किए हैं आपने इस वे के अंदर, और ये सपोज एंगल बन रहा है 110 का ही, 110 का, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पर कि एंगल कितना है। सपोज ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, अब इन दोनों के बीच में बताओ एंगल कितना है, ठीक है। तो देखो बेटे ध्यान से, इधर मैंने अभी कंडीशन बताई है व्हेन दे ज्वाइन टेल टू टेल, तो ये टेल टू टेल तो ज्वाइन नहीं है, इसका हेड है और इसकी टेल है, समझ रहे, इस बी वेक्टर का हेड है और ए वेक्टर की टेल है, तो ये एंड टेल टू टेल तो ज्वाइन नहीं है, ठीक है। तो मैंने बोला था कि आप वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, तो इस वेक्टर को इसके पैरेलल में इधर शिफ्ट कर दूं, ये बी वेक्टर, अब ये क्या हो गए ए वेक्टर और ये बी वेक्टर टेल टू टेल क्या हो गए, ज्वाइन हो गए, समझ रहे हो इस वेक्टर बात को। ये अगर टोटल एंगल ये 110 था तो ये कितना हो गया टोटल 180, टोटल कितना हो गया 180, तो ये एंगल कितने का होगा 70 डिग्री का। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना होगा 70 डिग्री का होगा, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का कि वो टेल टू टेल ज्वाइन है या हेड टू टेल ज्वाइन है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो राइट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। हाँ जी, कर लिया राइट। अब आते हैं इसकी टाइप्स के ऊपर, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर। आज की जो वीडियो थोड़ी लेंदी जरूर होने वाली है लेकिन इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ वेक्टर के ऊपर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो फर्स्ट करते हैं बेटे पोजीशन वेक्टर, एक एक चीज को समझते जाना। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर कौन से होते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी। देखो नाम से ये जो वेक्टर, ऐसे वेक्टर जो किसी भी ऑब्जेक्ट की प्लेन के अंदर, एक प्लेन के अंदर पोजीशन बताएं, उन वेक्टर्स को बोला जाता है पोजीशन वेक्टर। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है पी पॉइंट पे, ठीक है, ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन से इस पॉइंट के ऊपर अपन ने क्या कर दिया, एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया ओरिजिन से इस पी पॉइंट के ऊपर। तो जो ये ओ पी वेक्टर है इसको क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। ओ पी वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर। ये ओ पी वेक्टर क्या बता रहा है कि एक तो ये ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितनी दूर है, सेकंड इसकी डायरेक्शन भी अब कौन बताएगा, इसकी पोजीशन कौन बताएगा, कहाँ पे है वो, ये पोजीशन वेक्टर बताएगा, ठीक है। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, पोजीशन वेक्टर आर दोज वेक्टर which gives the position and direction of an object with respect to origin, ठीक है। सेकंड के ऊपर आते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखो ये अपने पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पी पॉइंट पहले यहाँ था तो आप बोलते थे कि ओ से लेके पी तक की इसने क्या बताई, ओ पी इज द पोजिशन वेक्टर, ओ पी इज द पोजिशन वेक्टर। आफ्टर सम टाइम वो ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच जाता है क्यू पॉइंट पे, तो ओ क्यू इज द पोजिशन वेक्टर। अब उसका पोजिशन वेक्टर कौन सा है, ओ क्यू है। कितना शिफ्ट हो गया, कितना डिस्प्लेस हो गया वो, तो कितना डिस्प्लेस हो गया, यहाँ से लेके वो यहाँ तक डिस्प्लेस हो गया, P से लेके Q तक। तो पी क्यू वेक्टर जो बनेगा यहाँ पर, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पहले ये यहाँ था, यहाँ पहुँच गया, तो कितना ये डिस्प्लेस हुआ, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझ रहे हो, तो पी क्यू इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, change its position with respect to time,
then the displacement of object is represented by displacement vector. ठीक है, समझ गए? कर लिया राइट? राइट कर लो। फिर नेक्स्ट टाइप के ऊपर चलते हैं। राइट कर लो। हाँ जी, अब आते हैं इसकी थर्ड टाइप के ऊपर। एक एक चीज को अच्छे से समझते जाना। थर्ड टाइप आ जाती है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? ठीक है, इक्वल वेक्टर वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो। इक्वल वेक्टर आर दोज वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर जिनका क्या हो? सेम मैग्नीट्यूड हो। क्या चीज सेम हो? मैग्नीट्यूड सेम हो। मतलब यहां से लेके ये वाली टेल लेंथ क्या हो? सेम हो, सेम मैग्नीट्यूड हो। नंबर 2, सेम ही डायरेक्शन हो, सेम ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हो। नंबर 3, सेम फिजिकल क्वांटिटीज हों, सेम फिजिकल क्वांटिटीज हों। देखो, जैसे अगर मैं कहूं तो ये अगर 5 न्यूटन है तो ये भी 5 न्यूटन ही होनी चाहिए। ये नहीं है कि ये 5 न्यूटन है उसका वेक्टर है और ये आप बोलो कि 3 kg मास का वेक्टर है। नहीं, ये दोनों क्वांटिटीज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। समझ गए? यूनिट उनके सेम होने चाहिए। क्वांटिटी सेम होगी तो यूनिट अपने आप ही सेम हो जाएंगे। डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, तब जाके वो क्या बनेंगे? इक्वल वेक्टर बनेंगे। तो आप क्या कहोगे? इक्वल वेक्टर आर दोज वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन एंड सेम फिजिकल क्वांटिटीज। उन दोनों वेक्टर्स को आप बोलोगे इक्वल वेक्टर। ठीक है। सेकंड, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर आर दोज वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो। दो चीजें हैं क्या? फर्स्ट तो सेम मैग्नीट्यूड हो और नंबर 2 अपोजिट डायरेक्शन हो, अपोजिट डायरेक्शन हो। ऐसे वेक्टर्स को आप बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। समझ गए? हाँ जी। तो ये नंबर 3 और ये नंबर 4 एंड नंबर 5। हाँ जी। एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, ये कौन से वेक्टर होते हैं? एक्सियल वेक्टर, हाँ जी, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की रोटेशन के अक्रॉस, जो उसके रोटेशन के अक्रॉस, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग जो वेक्टर अप्लाई होते हैं उनको आप क्या बोलते हो? एक्सियल वेक्टर बोलते हो। ठीक है। दोज वेक्टर विच आर अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो किसी की रोटेशन को रिप्रेजेंट करें, किसी भी ऑब्जेक्ट की रोटेशन सर्कुलर मोशन के अंदर ये वेक्टर्स यूज होते हैं। ठीक है। दोज वेक्टर विच आर अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, या फिर आप कह सकते हो विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, किस तरफ वो रोटेट कर रहा है वो बताए, वो एक्सियल वेक्टर होते हैं। ठीक है। इनको बेटे देखा जाता है विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल, विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। देखो, कर्ल जो फिंगर होती हैं, कर्ल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन
एंड एक्सल वेक्टर थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एक्सल वेक्टर। अगर तो वो आप देखो, अगर मैं आपकी तरफ खड़ा हूँ, अगर वो इस तरफ रोटेट कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे फैन है, फैन ऊपर लगा हुआ है छत पे, तो वो अगर ऐसे रोटेट कर रहा है इस वे के अंदर, समझ रहे हो, इस वे के अंदर रोटेट कर रहा है, इस वे के अंदर, तो एक्सल वेक्टर किस तरफ होगा, इस वे में रोटेट कर रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज, तो ये किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ। तो एक्सल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ। एक्सल वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ। और अगर ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे, समझ रहे हो, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे होता है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे, तो एक्सल वेक्टर की डायरेक्शन थंब रिप्रेजेंट किस तरफ हो रहा है, नीचे की तरफ। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी होगी, ये वाली, ठीक है। तो एक्सल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी बेटे, नीचे की तरफ, समझ रहे हो। तो ये होते हैं एक्सल वेक्टर जो एक रोटेशन किस तरफ होगी किसी ऑब्जेक्ट की, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 6, हाँ जी, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स कौन से होते हैं, कोलिनियर वेक्टर वो होते हैं जिनका पाथ ऑफ ट्रेवल, मैग्नीट्यूड चाहे सेम हो या ना हो, कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन उनका जो पाथ है वो क्या हो, सेम हो, एक ही लाइन के अंदर क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो उन वेक्टर्स को आप बोलते हो कोलिनियर वेक्टर्स, हैविंग सेम पाथ, हैविंग सेम पाथ। मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई कंडीशन नहीं है, उनको आप बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। राइट कर लीजिए, कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पैरेलल वेक्टर। नेक्स्ट कौन से आगे, नंबर 7, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर किनको बोला जाएगा, कोई कंडीशन नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी सेम हो सकता, ठीक है। बट जो इनके दोनों वेक्टर के बीच में एंगल बन रहा है थीटा, वो कितना हो, 0 डिग्री हो। जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना हो, 0 होता है, तो उस केस में उनको बोला जाता है पैरेलल वेक्टर, ठीक है। नंबर 8 होता है एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल कब होंगे, मान लो एक इस तरफ मूव कर रहा है और एक वेक्टर इस तरफ कर रहा है, अब दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, एंगल वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जब थीटा कितना हो, 180 हो, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 180, देन दोज वेक्टर आर नोन एज एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल मतलब इस वे के अंदर भी हो सकते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब आगे देखिए, कर दूं रेज इस तरफ वाले, हाँ जी। अब आते हैं एक मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर के ऊपर अब बात करते हैं। मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या चीज होता है कि एक वेक्टर जो क्वांटिटीज होती हैं, इनको इनके मैग्नीट्यूड को, किसको, मैग्नीट्यूड को, एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड की ये रिप्रेजेंटेशन है मॉडुलस, कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही कंसिडर करते हैं। मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि जब आपने देखा होगा मैथ्स के अंदर किया भी होगा कि जब आप मॉड का यूज़ कर देते हैं तो वो एक वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू हमेशा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को या तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या फिर जनरल एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ए के साथ रिप्रेजेंट, मान लो एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, बोलो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो आप बोलोगे कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है जी ए वेक्टर और साथ में मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, क्या बोला जाएगा इसको, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, या बोल दोगे कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ए है, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को इस वे के अंदर या फिर ए के साथ, जनरल के साथ ए के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, हाँ जी।
इसके बाद आप बात करते हैं कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं? कोप्लेनर वेक्टर, देखिए नाम से ही है कि जो एक ही प्लेन के अंदर हो। द वेक्टर आर कोप्लेनर इफ दे लाई इन अ सेम प्लेन। एक ही प्लेन के अंदर कोई दो वेक्टर अगर लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं डेफिनेशन ओरली बता रहा हूँ, ठीक है। आप अपने आप यहाँ पर राइट कर सकते हो बेटे डेफिनेशन कि कोप्लेनर वेक्टर आर दोज वेक्टर विच लाई इन अ सेम प्लेन, विच लाई इन अ सेम प्लेन। उनको क्या बोलोगे आप? कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर एक ही प्लेन के अंदर है, या तो एक्स वाई प्लेन के अंदर हो, वाई जेड प्लेन के अंदर हो, जेड एक्स प्लेन के अंदर हो, किसी भी एक प्लेन के अंदर दो वेक्टर्स हो, उनको हमेशा क्या बोला जाएगा? कोप्लेनर वेक्टर। और ये बात अगर दो वेक्टर आपके पास है ना, मिनिमम आपके पास अगर दो वेक्टर हैं तो दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर वेक्टर होते हैं, ठीक है। अगर दो वेक्टर्स को आप ज्वाइन करते हो तो दो वेक्टर हमेशा क्या होते हैं बेटे? कोप्लेनर वेक्टर ही होते हैं, ठीक है। व्हेन टू वेक्टर्स आर ज्वाइंड, two vectors are joined, then they are always coplanar vector, coplanar vector, ठीक है। समझ में आई ये बात? हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं। कोप्लेनर के बाद को इनिशियल वेक्टर। सर कितने करवाओगे? को इनिशियल वेक्टर कब खत्म होंगे ये, है ना? तो को इनिशियल का मतलब क्या होता है कि सभी वेक्टर्स का अगर स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सेम है। इनिशियल पॉइंट सभी वेक्टर्स का क्या हो? सेम हो। जैसे ये वेक्टर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इन सभी वेक्टर्स का क्या हो रहा है बेटे? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सेम है। तो इन वेक्टर्स को क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। तो को इनिशियल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट, या बोले हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट आर नोन एज को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। को टर्मिनस वेक्टर, को टर्मिनस वेक्टर कौन से होंगे? को टर्मिनस वेक्टर उनको बोला जाएगा जिनका सभी वेक्टर्स का एंडिंग पॉइंट क्या हो? सेम हो। जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, सभी का एंडिंग पॉइंट क्या है? सेम हो। तो आप क्या बोलोगे? को टर्मिनस वेक्टर आर दोज वेक्टर हैविंग सेम फाइनल पॉइंट, हैविंग सेम फाइनल पॉइंट इज नोन एज को टर्मिनस वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब जो मैं आपको वेक्टर करवाने लगा हूं वो अब तक के जितने भी वेक्टर्स हैं सभी से इंपॉर्टेंट है, और इन सभी वेक्टर्स के अंदर अपनी ही एक इमेज बना के रखता है, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, और इसकी रिप्रेजेंटेशन भी बाकी वेक्टर से क्या है? अलग है। देखो नाम से ही है यूनिट। यूनिट ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, यूनिटी मतलब वन हो, ठीक है। दोज वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट मतलब वन मैग्नीट्यूड, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? यूनिट वेक्टर बोला जाता है। और यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल कैप। इसको कैप सिंबल के साथ बोल देते हैं, या फिर इसको हैट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कैप, टोपी, ठीक है। अच्छा, लिखा कैसे जाएगा? जैसे आप बोलते थे ना पहले ए वेक्टर ऐसे लिखते थे, यूनिट वेक्टर को कैसे लिखा जाता है? ए कैप। क्या बोला जाएगा? ए कैप, ठीक है, बी कैप, सी कैप, ठीक है। अब ये यूनिट वेक्टर यूज क्या होता है इनका? यूनिट वेक्टर्स का, यूनिट वेक्टर ऑलवेज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, या बोलते हैं किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी ये यूनिट वेक्टर बताते हैं, ठीक है।
यूनिट वेक्टर, ये पॉइंट ध्यान देना, यूनिट वेक्टर सब वेक्टर से इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर सब वेक्टर से क्या है, इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी अगर कोई डायरेक्शन है तो वो कौन बताएगा, यूनिट वेक्टर बताएगा। फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हो या फिर आप वेक्टर बोल सकते हो, ठीक है। एक वेक्टर की डायरेक्शन भी कौन बताएगा, यूनिट वेक्टर। अच्छा, अब इसका रिप्रेजेंटेशन, जैसे ये अपन ने बोला कि इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या है यूनिट वेक्टर को निकालने का, ठीक है। आपको एक वेक्टर दिया गया है, ए वेक्टर है सपोज, कहते हैं इसका यूनिट वेक्टर बताइए ए वेक्टर का क्या होगा, तो आप कैसे उसका यूनिट वेक्टर निकालोगे, उसी वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दो। एक वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दो, या आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए वेक्टर बाय ए, क्योंकि मॉडुलस मीन मैग्नीट्यूड, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। किसी वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड के साथ क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो वो हमेशा क्या निकल जाता है, यूनिट वेक्टर निकल जाता है। देखो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के अंदर मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, कि अगर आपके पास ये एक कंप्लीट वेक्टर है, यूनिट का मतलब क्या होता है, 1। अभी मैंने बताया कि जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, मैग्नीट्यूड 1 होता है, उसको यूनिट वेक्टर बोला जाता है, ठीक है। तो मान लो ये आपके पास एक कंप्लीट वेक्टर है, ए वेक्टर, और ये 5 न्यूटन वेक्टर है एक, मतलब इसके इस वे के अंदर 5 पार्ट हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 1 न्यूटन 1 न्यूटन 1 न्यूटन 1 न्यूटन 1 न्यूटन इस वे के अंदर, ठीक है, समझ गए। अच्छा, इस ए वेक्टर, अभी मैंने क्या बोला, यूनिट वेक्टर क्या होगा, इस वेक्टर को मतलब 5 न्यूटन वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 है, 5 न्यूटन वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से मैंने डिवाइड कर दिया, तो वैल्यू कितनी आ गई, ए कैप की वैल्यू कितनी आ गई, 1। समझ गए, इसके ही एक पोर्शन से मैंने सारे वेक्टर को उसके ही एक पोर्शन, मतलब उसके ही एक पोर्शन का मतलब उसके ही मैग्नीट्यूड से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो इसका यूनिट वेक्टर निकल गया, ठीक है। तो ये होते हैं यूनिट वेक्टर्स। और लास्ट के अंदर आज का जो कितना नंबर था, यूनिट वेक्टर 13 और 14 लास्ट होते हैं जीरो वेक्टर, या फिर बोला जाता है इनको नल वेक्टर। कौन से वेक्टर, जीरो और वेक्टर या फिर नल वेक्टर, ठीक है। ऐसे वेक्टर जिनका क्या हो, जीरो मैग्नीट्यूड हो, जीरो मैग्नीट्यूड हो, जीरो मैग्नीट्यूड हो, ऐसे वेक्टर्स को जीरो वेक्टर बोलते हैं। फिर से, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड ही जीरो वेक्टर हो, उनको क्या बोला जाता है, जीरो वेक्टर। देखो इस चीज को आप आगे क्लियर करोगे, एक प्रोडक्ट आगे करने वाले हैं जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या नाम है, क्रॉस प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर की मल्टी, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करें तो हमेशा आगे एक क्रॉस प्रोडक्ट, एक वेक्टर क्वांटिटी ही आती है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। और अगर इन दोनों को मल्टी करने पे अगर क्या आएगा, जीरो आ जाए, मल्टी करने पे जीरो आ जाए, तो जीरो क्या बनेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। तो जीरो इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उस वेक्टर को क्या बोलोगे आप, जीरो वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके आएंगे और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इनके ऊपर, और इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। तो थैंक यू।